हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत और उससे जुड़ी चुनौतियों पर। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित खबर यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 टू मीट हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सेस अफोर्डेबिलिटी और द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट ऑल यू वांटेड टू नो अबाउट नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अर्थव्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण यानी एनएमडी नीति 2023 को मंजूरी दी। ये नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। साथ ही इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत योजना को मजबूती प्रदान करना है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसके तहत देश में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाकर देश के आयात में कमी लाना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत देश में 12 मई 2020 को हुई थी और इसी दिन प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों यानी अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील सांख्यिकी और मांग को भी रेखांकित किया था, जिसके बाद से केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में तेजी के साथ प्रयास कर रही है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी 76,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर दे रही है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या है आत्मनिर्भर भारत अभियान और सरकार की इस अभियान को लेकर क्या मंशा है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इस ऑडियो आर्टिकल में हम जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के बारे में जानते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के एक आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 9 महीनों में देश से मेडिकल डिवाइसों का निर्यात 17% बढ़ा है, जबकि आयात में 8% की कमी आई, जो एक सुखद पहलू है। लेकिन इस दौरान चीन से 30 मेडिकल उपकरणों का आयात किया गया, जिससे आयात 152% तक बढ़ गया। इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में 26 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी। इस नीति के जरिए चिकित्सा डिवाइस के स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे आयात पर निर्भरता घटाने व इस सेक्टर के लिए इकोसिस्टम विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस नीति से भारत को दुनिया के टॉप 5 मेडिकल डिवाइस सप्लायर देशों में जगह बनाने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि ये नीति चिकित्सा उपकरण उद्योग को एक प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर, सशक्त और अभिनव उद्योग के रूप में मजबूत करने के लिए आवश्यक समर्थन एवं दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में प्रयास करना है। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी की मदद से सरकार मेडिकल डिवाइस सेक्टर को अग्रणी बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि भारत मेडिकल डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बने, तो इसलिए भी इस नीति को अमली जामा पहनाया गया है। आपको बता दें कि अगले 25 सालों में ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 10 से 12% रहने का लक्ष्य है और इस पॉलिसी से साल 2030 तक मेडिकल डिवाइस सेक्टर को 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर करने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी में मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है ताकि गुणवत्ता, रिसर्च, इनोवेशन और स्किल्ड मैन पावर को और भी बेहतर बनाया जा सके। ये नीति मेडिकल डिवाइस सेक्टर के त्वरित विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करती है ताकि पहुंच और सार्वभौमिकता, सामर्थ्य, गुणवत्ता, रोगी केंद्रित और गुणवत्ता देखभाल, निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य, सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार और कुशल जनशक्ति को प्राप्त किया जा सके। रोगी सुरक्षा और उत्पाद नवाचार को संतुलित करते हुए अनुसंधान तथा व्यवसाय को आसान बनाने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लाइसेंस हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाने की बात भी इस नीति में की गई है।
जिससे चिकित्सा उपकरण का व्यवसाय करना और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो पाएगा। इस नीति का उद्देश्य भारत में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है, जो फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेष पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति का पूरक है। इसका मकसद अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों, नवोन्मेष केंद्रों, प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना तथा स्टार्टअप को समर्थन देना है। इसके साथ ही ये नीति मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, हील इन इंडिया और स्टार्टअप मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं के पूरक के लिए निजी निवेश एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी को प्रोत्साहित करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नीति चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास है, जिसके जरिए आगामी समय में भारत की निर्भरता चिकित्सा उपकरण के लिए दूसरे देशों पर से न सिर्फ कम होगी, बल्कि भारत इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में भी बढ़ सकता है। चलिए इसके बाद इसी तरह के दूसरे मामलों जैसे सेमीकंडक्टर और रक्षा क्षेत्र में भी सरकार की इस पहल को देख लेते हैं। देश में सेमीकंडक्टर चिप को लेकर काफी लंबे समय से दिक्कत आ रही है, जिसे दूर करने के लिए कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया। इस फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर की कमी को दूर करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। चूंकि सेमीकंडक्टर आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उत्पादों के दिल और मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं और ये चिप्स अब समकालीन ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट्स और ईसीजी मशीनों जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के एक अभिन्न अंग हैं, इसलिए इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्ष 2026 तक 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सेमीकंडक्टर खपत की उम्मीद है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जो इस चिप का निर्माण करते हैं, जैसे ताइवान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और नीदरलैंड इसके अग्रणी निर्माता और निर्यातक हैं। इसलिए भारत को भी इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन चिप बनाने का वैश्विक उद्योग 2022 तक 600 अरब डॉलर का बड़ा कारोबार बन चुका है और यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी इस इंडस्ट्री पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में भारत का इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने का सपना देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से आगामी समय में लाभ का सौदा साबित होगा। दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों और सामरिक हथियारों के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा हद तक निर्भर नहीं रह सकता है। इसलिए देश में लगातार रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की मुहिम चल रही है। केंद्र सरकार ने साल 2021 में 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो इसी मुहिम का एक हिस्सा था। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2022 में अगले 6 वर्षों के भीतर रक्षा उद्योग से जुड़े 107 सब सिस्टम का विदेशों से आयात बंद करके आत्मनिर्भर बनने का फैसला लिया था। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी एक अध्ययन की माने तो आत्मनिर्भर हथियार उत्पादन क्षमताओं में भारत 12 हिंद प्रशांत देशों के बीच चौथे स्थान पर है। लेकिन चिंता की बात है कि भारत 2016 से 2020 की अवधि में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक भी रहा है, जिसे कम करने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। अब ऐसे में सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं? तो दरअसल कोविड काल में भारत ने दुनिया भर का विश्वास जीता और इसी दौरान देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान की नींव पड़ी, जिसकी बदौलत मेडिकल सेक्टर में देश ने तेजी से तरक्की की और भारत ने वेंटिलेटर, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, आरटीपीसीआर किट, आईआर थर्मामीटर, पीपीआई किट और N95 मास्क जैसे मेडिकल उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का साथ दिया। दरअसल आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आयात को कम करते हुए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसके जरिए से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ देश को निर्यात के क्षेत्र में आगे लाना लक्ष्य है। इस अभियान का उद्देश्य नेशन फर्स्ट की नीति को बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का अर्थ है कि हमें जिन वस्तुओं और संसाधनों की आवश्यकता है उन्हें देश के भीतर ही निर्मित किया जाए। इस अभियान को सक्रियता देने के लिए लोकल फॉर वोकल फॉर्मूले को भी अपनाया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब जानते हैं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को। तो केंद्र सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक समय था जब भारत रक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन
अब भारत इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान भी की है जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने इन 10 क्षेत्रों के आयात में कटौती का भी निर्णय किया है। इसमें फर्नीचर, फुटवेयर और एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल आदि शामिल हैं। देश में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएलआई स्कीम का शुभारंभ किया गया। यहाँ पीएलआई स्कीम का पूरा नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसकी घोषणा साल 2020 में छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत की गई थी। इस योजना को 14 क्षेत्रों के लिए लाया गया था। इसके लिए सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आर्थिक सहायता के तौर पर शुरुआत में देने की बात कही थी। इस योजना के माध्यम से देश में रोजगार की नई असीम संभावनाएं उत्पन्न होने की आशा है। ये अभियान इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इसके माध्यम से न सिर्फ देसी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि देश के भीतर ही रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं, जो देश में बेरोजगारी दर को कम करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। क्योंकि देश के भीतर बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है जिसका निदान आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से निकाला जा सकता है। अब इस सब के बाद सवाल उठता है कि आत्मनिर्भर भारत की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। रक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश में कुशल कामगारों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीकों की भारी समस्या है। वित्तीय स्थिति और कच्चे माल की कमी भी इस दिशा में बहुत बड़े रोड़े का काम करती है। इसके अलावा भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर कम होना भी एक चुनौती है। चूंकि भारत अभी भी विकासशील देश है, तो ऐसे में नवाचार के मामले में भी हम पिछड़े हुए हैं। मेडिकल डिवाइस, रक्षा उपकरण और सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए सरकार भले ही आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर रही है, लेकिन निजी भागीदारी या पीपीपी मॉडल के बिना इस दिशा में सफल होना इतना आसान नहीं होने वाला है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पर्याप्त चुनौतियों की बात करें तो भारत में वर्षों से रक्षा आधुनिकीकरण की गति धीमी रही है और उच्च तकनीक वाले हथियारों का स्वदेशी उत्पादन एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि इस दिशा में बीते कुछ वर्षों में सकारात्मक प्रयास हुए हैं, लेकिन घरेलू रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत व्यय की कमी भारत के आत्मनिर्भर लक्ष्यों के लिए एक बड़ी बाधा है। एक आंकड़े की माने तो साल 2020-21 के लिए कुल रक्षा बजट में 58.6% वेतन और पेंशन के लिए आवंटित किया गया, जबकि केवल 22.7% पूंजी परिव्यय के लिए आवंटित हुआ। इसके अलावा एक अन्य आंकड़े के मुताबिक साल 2021 में भारत का रक्षा बजट 76.6 अरब डॉलर था, जो जीडीपी का लगभग 2.7% रहा। ये भले ही 2001 के रक्षा खर्च के मुकाबले 50% अधिक रहा हो, लेकिन इस बढ़ोतरी की रफ्तार उतनी नहीं है जितनी 2001 से 2011 के दशक के दौरान रही। यही स्थिति स्वास्थ्य, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को लेकर भी है। कच्चे माल के लिए हमारा देश काफी हद तक आयात पर निर्भर रहता है। इस मामले में कौशल रणनीतियां, एक मजबूत, सतत और संतुलित काम की दुनिया शीर्षक की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत को 2026 तक 30 मिलियन डिजिटल रूप से कुशल पेशेवरों की जरूरत होगी। साथ ही मौजूदा 50% कार्यबल को उभरती प्रौद्योगिकियों में खुद को फिर से कुशल बनाने की जरूरत होगी। अब इन सब के बाद ये सवाल उभरता है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। तो असल में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार को पीपीपी मॉडल पर आगे बढ़ना चाहिए, बशर्ते कि रक्षा और तकनीकी संसाधनों पर सरकार का आधिपत्य हो। कुशल मानव संसाधनों के लिए शोध और तकनीकी शिक्षा का स्तर बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा समय में व्यावहारिकता पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके अलावा भारत को व्यापार में वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। चलिए अब टॉपिक से रिलेटेड आज का सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण यानी एनएमडी नीति 2023 क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के संदर्भ में इस नीति के प्रावधानों की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।